वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम आगे का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट का। वो है कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस रेट्स। यहाँ पर जो है गैंट टास्क बोनस स्कीम आती है और इमर्शन एफिशिएंसी बोनस स्कीम आती है, जिसको आप एम्पिरिक स्कीम भी बोलते हैं। और साथ ही साथ आपकी पॉइंट स्कीम आती है, जिसके अंदर आपका बिडॉक्स और हाइनेस आता है। उसके बाद है एसेलेटेड प्रीमियम स्कीम्स। ठीक है, अब गैंट टैंक टास्क बोनस स्कीम के अंदर क्या होता है कि ये कंबाइनिंग एक मिक्सचर है, यानी कि टाइम रेट का, बोनस स्कीम का और पीस रेट का। यहाँ पर जो है डे वेज जो है अंडर दिस सिस्टम इसमें गारंट किया जाता है, यानी आप पर्टिकुलर एक रेट उनको मिल जाएगा। अब यहाँ से ये इसकी वजह से समझ में आ जाएगा, आउटपुट जिन्होंने बिलो स्टैंडर्ड किया है यानी स्टैंडर्ड से कम प्रोड्यूस किया है, उनको जो है गारंटेड टाइम रेट मिल जाता है। जिन्होंने आउटपुट स्टैंडर्ड तक किया है उनको 20% का जो है यहाँ पर टाइम रेट प्लस बोनस मिल जाएगा। और आउटपुट जिन्होंने ओवर स्टैंडर्ड किया है उनको वो जो नॉर्मल टाइम रेट नहीं मिलता, उनको हाई पीस रेट मिलता है। यहाँ पर टाइम रेट की बात बोली है, यहाँ पर हाई पीस रेट की बात बोली है। ठीक है, और प्लस साथ में उनको बोनस भी मिलता है 20% टाइम रेट पर। ठीक है, फिर हमारे पास आता है इमर्शन एफिशिएंसी बोनस स्कीम और एम्पिरिक स्कीम। इस मेथड को जो है डेवलप किया है मिस्टर हेरिंगन इमर्शन ने। इसमें क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी जो है सेट की गई है 66/2/3% और 2/3 ऑफ द फिक्स स्टैंडर्ड का 2/3 जो है वो ले लोगे, या फिर 66/23%। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्कर्स हैं जिन्होंने हायर एफिशिएंसी के जो वर्कर्स हैं उनको जो है बोनस मिलता है प्रीमियम टेबल के अकॉर्डिंग हाई रेट पर मिल जाता है। और रेट जो होता है परसेंटेज ऑफ बोनस का वो और प्रीमियम का वो इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। सो डैट 100% एफिशिएंसी द प्रीमियम इज़ 20% ऑफ द टाइम रेट। जितनी 100% एफिशिएंसी होगी तो 20% टाइम रेट का उनको मिल जाएगा। इस सिस्टम के अंदर जो वेजेस हैं वो डिफरेंट लेवल पर कैलकुलेट किए जाते हैं। पहला है, अगर वर्कर ने जो है 2/3 स्टैंडर्ड का प्रोडक्शन का जो है यूज़ कर लिया है, यानी प्रोडक्शन कर लिया है, तो उनको वेजेस अकॉर्डिंग टू टाइम मिलेगी। और अर्निंग्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, एक्चुअल टाइम इंटू रेट पर आवर। ठीक है, अगर वर्कर ने 2/3 स्टैंडर्ड से ज़्यादा यानी 100% ऑफ स्टैंडर्ड कर लिया है, अचीव कर लिया है, तो उनको जो वेजेस है वो डिफरेंट रेट पर मिलेगी एट डिफरेंट लेवल्स। तो यहाँ पर यानी एक्चुअल टाइम इंटू रेट पर आवर के साथ साथ उनको बोनस दिया जाएगा इंटू एक्चुअल रेट और एक्चुअल टाइम के अकॉर्डिंग, रेट पर आवर और एक्चुअल टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो परसेंटेज है वो प्रीमियम टेबल के अकॉर्डिंग दी जाएगी। इफ़ अ वर्कर डज वर्क, अगर उन्होंने 100% एफिशिएंसी के साथ काम किया है तो उनको जो है 20% का जो है प्रीमियम दिया जाएगा। और ये वाला जो है जितना ये मल्टीप्लाई होता है ना, ये यहाँ पर आके दोबारा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है एफिशिएंसी, अगर उन्होंने 100% से अबव काम किया है तो 20% उनको बोनस भी मिलेगा और 1% जो है हर एक इंक्रीज ऑफ एफिशिएंसी का मिलेगा कि उन्होंने कितनी यूनिट्स एटलीस्ट इंक्रीज की हैं। तो 125% जो है एफिशिएंसी का मिलेगा और बोनस जो है 45% का मिलेगा, यानी 20 + 25%। यहाँ पर जो है इमर्शन मेथड वेजेस जो हैं कैलकुलेट की जाती हैं जनरली वीकली और मंथली बेसिस पर, ना कि डेली बेसिस पर। और इसकी परसेंटेज जो है मेजर की जाती है अकॉर्डिंग, अगर स्टैंडर्ड और एक्चुअल आउटपुट गिवन है तब तो कैसे की जाएगी, एक्चुअल आउटपुट अपॉन में स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू में 100। अगर आपको स्टैंडर्ड और एक्चुअल टाइम गिवन है, आउटपुट नहीं है, टाइम है यहाँ पर, तब एफिशिएंसी कैसे की जाएंगी, स्टैंडर्ड टाइम कितना अलाउ किया गया था, ठीक है, और एक्चुअल टाइम कितना लिया गया है इंटू में 100। ठीक है, अब पॉइंट स्कीम के अंदर एक तो आता है आपका बिडॉक्स स्कीम और एक आता है हैनस सिस्टम। ठीक है, तो हम अभी करेंगे बिडॉक्स स्कीम। इसके अंदर क्या होता है, स्कीम के अंदर स्टैंडर्ड जो है फिक्स कर लिया जाता है किसी भी जॉब का इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ यूनिट्स। किस टर्म में आपने जो है उस यूनिट पर क्या डालने हैं, पॉइंट्स डालने हैं, टर्म्ड बी यूनिट्स। ठीक है, आपने बी यूनिट किसी का पॉइंट डाल दिया तो ये डालते हैं हर एक मिनट। ईच मिनट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इज कॉल्ड बिडॉक्स पॉइंट। जितना भी जो है स्टैंडर्ड टाइम जो है हर एक मिनट का, उसको आप बिडॉक्स पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, 1 बी यूनिट रिप्रेजेंट, यानी एक मिनट, यानी यहाँ पर मिनट की बात हो रही है तो एक मिनट जो है रिप्रेजेंट करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क जो है विच एन एवरेज वर्कर कैन डू
कि एवरेज वर्कर जो है वो कितना काम कर सकता है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। ऑर्डिनरी कंडीशंस में 1 मिनट के अंदर, जिसमें जो है इंक्लूड किया जाएगा टाइम फॉर रिलैक्सेशन नीडेड, कि उसको कितना और रिलैक्सेशन भी मिलेगा। क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा कि वो 1 मिनट के अंदर कितना काम कर सकता है एक एवरेज वर्कर, और साथ ही साथ उसका रिलैक्सेशन पीरियड 10। फिर उसके बाद ईच ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सो मैनी बीस। हर एक ऑपरेशन फिर बहुत सारे बीस बना दिए जाएंगे, यानी बहुत सारे पॉइंट जो है वो लिख दिए जाएंगे। फिर उस अकॉर्डिंग सारा का सारा चेक किया जाएगा और बी यूनिट को फिक्स किया जाता है, और ये देखा जाता है कि कितना एक्यूरेट टाइम स्टडी और वर्क स्टडी यहाँ पर की जाएगी, कि कितना एक्यूरेट टाइम लगेगा और कितना वर्क है। ठीक है, उसके बाद है हैनेस स्कीम सिस्टम। इसके अंदर ये सिमिलर है बिडॉक्स प्लान के जैसा ही, इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है, जो स्टैंडर्ड है वो फिक्स किया जाता है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड मिनट के अंदर, जिसको आप नाम देते हैं मिनट इंस्टेड ऑफ बी की जगह पर आप क्या नाम देंगे, मिनट। ठीक है, मिनट जो है स्टैंड किया जाता है मैन मिनट। ठीक है, यहाँ पर जो है बोनस दिया जाता है 50% का, ना कि 75% का, और ऊपर जो है 75% का दिया जाएगा, ये बात ध्यान में रखनी है। और जो रिमेनिंग 50% है, और वो जो है एंड 10% बोनस जो है सुपरवाइजर को दिया जाता है, और 40% जो है एम्प्लॉयर के पास ही रहेगा। अब है एस्केलेटेड प्रीमियम स्कीम्स। इसमें क्या होता है, जो जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा द ग्रेटर इज़ द रेट ऑफ प्रीमियम, उतना ज़्यादा रेट होगा प्रीमियम का इस स्कीम के अंदर जितना। और इसमें जो है हाई इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाते हैं एफिशिएंट वर्कर को, जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट यूटिलाइजेशन किया है अपनी एबिलिटीज़ का। और यहाँ पर जो है प्रीमियम पे किया जाता है, पेड ओनली आफ्टर द आउटपुट क्रॉसेस द स्टैंडर्ड मार्क, उन्हीं आउटपुट पर किया जाएगा जिन्होंने स्टैंडर्ड मार्क को क्रॉस किया है। और ये स्कीम जो है डिफरेंट है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है और कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, और ज़्यादा ये पॉपुलर भी नहीं है। फिर आता है ग्रुप सिस्टम ऑफ बोनस पेमेंट। ग्रुप सिस्टम कैसा है, यहाँ पे ग्रुप सिस्टम ऑफ बोनस पेमेंट इज अडॉप्टेड वेयर, कहाँ कहाँ पर अडॉप्ट किया जाता है, जहाँ पर आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल्स आप मेजर नहीं कर सकते, बट द आउटपुट ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन अ बैच और ग्रुप इज कलेक्टिवली मेजर। जहाँ पर जो है आउटपुट इंडिविजुअल का मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन कलेक्टिवली मेजर किया जा सकता है, वहाँ पर जो है इसका यूज़ किया जाता है। फिर है नेचर ऑफ द वर्क। यहाँ पर नेचर ऑफ वर्क जो है जो है कैसे देखा जाता है, कलेक्टिव एफर्ट का देखा जाता है, इंडिविजुअलिटी का नहीं देखा जाएगा। जहाँ पे टीम स्पिरिट की ज़रूरत है, वहाँ पर इस बोनस स्कीम को यानी ग्रुप सिस्टम ऑफ बोनस पेमेंट को यूज़ किया जाएगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, यहाँ पर जो है सुपरवाइज़र और ऑपरेटिव्स जो हैं एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं और क्या करते हैं, एक टीम बना लेते हैं अपनी और वर्क करते हैं, जिससे क्या होगा, उनका वर्क भी स्मूथली होगा और किसी भी तरह का उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होगी, और मटेरियल भी जो है सही रहेगा, उसका अच्छे से यूज़ हो जाएगा। उसके बाद जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि उनके बीच में एक टीम बन गई है, टीम स्पिरिट की वजह से, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस। यहाँ पे जो शेयर है बोनस का, उनको वो करना पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, उन्होंने टीम बना ली, एक ए पर्सन ने टीम बना ली, एक बी पर्सन ने टीम बना ली, ये वाला एफिशिएंट था, ये इनएफिशिएंट था। अब लेकिन जो बोनस मिलेगा वो इन दोनों को शेयर करना पड़ेगा, जबकि ये वाला एफिशिएंट था, इसको ज़्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाता है, हाफ हाफ हो जाता है बोनस। ठीक है, इससे क्या होता है, जो बी वाला पर्सन है वो फिर लेजी की तरह काम करेगा, ज़्यादा वो उस को अपने काम को इम्प्रूव नहीं करेगा और इनकरेज नहीं होगा। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था। उसके बाद है जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं, उनको किसी भी तरह का अवार्ड नहीं मिला अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट्स, तो एफिशिएंट वर्कर्स भी जो है वो थोड़ा सा डल हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेन ग्रुप स्कीम्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, प्रेस्टमैन्स आउटपुट बोनस स्कीम और कॉस्ट बोनस स्कीम। प्रेस्टमैन आउटपुट बोनस स्कीम, इस स्कीम के अंदर जो है बोनस पे किया जाता है, सिर्फ उन्हीं वर्कर्स को पे नहीं किया जाता, बट टू द स्टाफ ऑफ द फैक्ट्री एज होल, सबको किया जाता है कलेक्टिव बेसिस पर। जहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्शन जो है अगर वो बढ़ गया है बजटेड प्रोडक्शन से स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर, जो भी उन्होंने स्पेसिफाइड पीरियड डिसाइड कर रखा था और स्टैंडर्ड वगैरह फिक्स कर रखा था, तो उससे ज़्यादा हो गया एक्चुअल प्रोडक्शन, तो वहाँ पे बोनस पे किया जाता है सारे एम्प्लॉयज़ को, उस रेट पर किया जाता है जिस हिसाब से प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। अगर प्रोडक्शन जो है मान लो 8% से बढ़ा है, तो एम्प्लॉयज़ को जो है नॉर्मल पे किया जाएगा 8% का ही बोनस। ठीक है, where there is a mixed production, various type of products are manufactured and the standard of production is fixed on point basis। यहाँ पर point basis पर ही standard of production को fix किया जाता है। बोनस का यहाँ पे परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, जितना भी टोटल आउटपुट में इंक्रीज हुआ है उसको आप डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट से, तो आपका बोनस का परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर जो है जनरली स्टैंडर्ड आउटपुट जो है डिसाइड किया जाता है वीकली बेसिस पर, वेयर वीकली बोनस जहाँ पर अगर डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास कॉस्ट बोनस स्कीम। अब कॉस्ट बोनस स्कीम के अंदर क्या है कि अगर एक्चुअल कॉस्ट कम है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, तो बोनस तो जो है अलाउ किया जाता है एम्प्लॉयज़ को सिर्फ उतना जितना टाइम उन्होंने सेव किया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करने में। जो पेमेंट है बोनस की वो डिपेंड करती है सिर्फ ना कि इस पर कि लेबर आउटपुट कितना है, बट इस पर भी करती है कि कितना इकोनॉमिकली इफेक्ट हुआ है मटेरियल और ओवरहेड पर। ठीक है, सो इस इंसेंटिव सिस्टम को जो है आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की तरफ से भी जो है डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होता, बट यहाँ पर सारे के सारे एफर्ट्स होते हैं वर्कर के भी। यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि कितना इकोनॉमिक ने इफेक्ट किया है मटेरियल और ओवरहेड को। ठीक है, अब यहाँ पर सर्टेन अमेरिकन कॉस्ट सेविंग प्लान्स जो हैं अप्लाई किए जाते हैं डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। तो वो क्या है, नन बश स्कीम। अ परसेंटेज ऑन द सेल वैल्यू इज फिक्स्ड फॉर डिफरेंट लेबर कॉस्ट। एक परसेंटेज जो है सेल वैल्यू की फिक्स कर दी जाती है डिफरेंट जो है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के ऊपर, और जो है अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद द एक्चुअल लेबर कॉस्ट इज डेबिटेड टू इस फंड। एक्चुअल लेबर कॉस्ट जो है डेबिट कर दी जाती है फंड में से, और जो बैलेंस है उसको क्रेडिट कर दिया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज अ बोनस सारे वर्कर्स को और एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, जितना लेबर कॉस्ट आया है उसमें से एक्चुअल जितना लेबर कॉस्ट हुआ है उस फंड में से डेबिट कर देंगे, और बाकी बैलेंस बचा वो सारा बोनस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद है स्कैन लोन स्कीम। इसमें जो फंड है वो क्रेडिट किया जाता है नॉर्मल कॉस्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज के अकॉर्डिंग, और जो फंड है डेबिट कर लिया जाता है एक्चुअल लेबर कॉस्ट में से। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन वेजेस एंड सेल्स इज वैल्यूड इन द अबव नन स्कीम। बट जो इनका रिलेशनशिप होता है वेजेस और सैलरीज या आपकी जो सेल स्कीम या सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो वो सेम टू सेम आपका नन पर स्कीम की तरह है। बस यहाँ पर हेयर ओनली 2/3 to 3/4 ऑफ द रिमेनिंग क्रेडिट बैलेंसेस। यहाँ पर सिर्फ जो भी आपका बैलेंस बचता है या तो उसका दो या तिया भाग या फिर 3/4 भाग जो है बोनस के रूप में दिया जाता है। जो बैलेंस बचता है उसको रिजर्व के रूप में रख लिया जाता है। सेम है दोनों के दोनों, लेकिन किया क्या जाता है इसमें पूरा का पूरा जो बैलेंस है वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को दे दिया जाता है, लेकिन इसमें जो बैलेंस है उसका या तो 2/3 पार्ट या फिर 3/4 पार्ट दिया जाता है वर्कर्स को, और बाकी का जो बैलेंस बच जाता है इनको देने के बाद भी तो वो क्या कर देते हैं, रिजर्व की तरह ट्रीट करते हैं और उसको रिजर्व की तरह संभाल लेते हैं। फिर आता है रकर स्कीम। यहाँ पर क्या है, यार बोनस जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जो बोनस है दिया जाता है, और यहाँ पर जो है टू द एडिड वैल्यू ऑफ मैन्युफैक्चर, यहाँ पर कितना उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है उसको देखा जाता है, ना कि टोटल सेल को देखा जाता है। कितना एडिड वैल्यू किया है, यानी एडिड वैल्यू का मतलब है मीन्स द इनहेंस्ड मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट बाय इफेक्टिंग चेंज। यहाँ पर कितनी मार्केट वैल्यू बढ़ा दी गई है। मान लो अगर हम कहें कि अगर कोई प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू 10 रुपये थी मार्केट के अंदर, अब इन्होंने क्या किया, उसका फॉर्म शेप या साइज़ वगैरह चेंज किया है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है अब वो 20 रुपये हो गई है। तो उसके अकॉर्डिंग जो 10 रुपये बढ़ी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उनको बोनस दिया जाता है, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में दिया जाता है, ना कि सेल्स के ऊपर। ठीक है, जितनी सेल्स हो रही है उनके ऊपर नहीं दिया जाएगा कि कितना मार्केट में वैल्यू बढ़ा है, उसके ऊपर यहाँ पर बोनस दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है रेशियो जो है वेजेस और एडिड वैल्यू के अंदर डिटरमाइन किया जाता है। अगर रेशियो जो है वेजेस का रिड्यूस हो गया है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एडिड वैल्यू, तो बोनस जो है वहाँ पे पे किया जाएगा टू द रिड्यूस्ड वेज रेशियो, कि कितना वेज रेशियो जो है रिड्यूस हुआ है अर्लियर रेशियो से पहले। ठीक है, ये जो स्कीम है हाईली कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ठीक है, फिर है टाउन गेन स्कीम। इसके अंदर क्या होता है, लेबर कॉस्ट जो है अगर रिड्यूस हो रही है, जैसे कि स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था, तो 50% ऑफ द सेविंग्स जो है अगर आपकी वहाँ पर इफेक्ट हो रही हैं और उसको जो है आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है एज अ बोनस प्रो राटा के बेसिस पर। ठीक है, जितनी भी वेजेस अर्न हुई हैं, यानी आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो कम आई है, आपने जितनी सोच रखी थी, तो उसका आप जो भी बचा बैलेंस है उसका 50% जो आपका सेव हुआ है उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है बोनस के रूप में प्रो राटा के बेसिस पर। और ये जो स्कीम है ये जो है आपकी रिडक्शन करती है कॉस्ट ऑफ लेबर की, और सुपरवाइजरी स्टाफ को जो है यहाँ पर बोनस भी शेयर हो जाता है।
उसके बाद आता है अदर इंसेंटिव स्कीम्स। यहाँ पर जो है अदर इंसेंटिव स्कीम में एक तो है इंडायरेक्ट मॉनेटरी स्कीम, यहाँ पर इंडायरेक्टली आपको जो है पेमेंट दी जाती है, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग और को पार्टनरशिप। और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, जहाँ पर आपको बिना पैसे के ही आपको जो है पेमेंट की जाती है। अब इनडायरेक्ट मॉनेटरी इंसेंटिव का मतलब क्या है, ये स्कीम का मतलब क्या है, जहाँ पर आपको प्रॉफिट दे दिया जाता है, वर्कर्स जो हैं उनको भी जो है प्रॉफिट का पार्ट बना लिया जाता है, उनके ऑर्डिनरी वेजेस के अलावा उनको दिया जाता है, जो भी उनको वेजेस मिलते हैं उसके एडिशन में क्या दे देते हैं, प्रॉफिट दे देते हैं, फर्म का कुछ शेयर दे देते हैं, कि जिनकी वजह से वो इनकरेज्ड होते हैं। उसके बाद है को पार्टनरशिप स्कीम। अब क्या करते हैं ये लोग, जब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपने जो उनके खुद की कंपनी के शेयर्स होते हैं उनमें इनवाइट करते हैं कि वो शेयर्स जो हैं परचेज करें कंपनी के, ठीक है। और वो जो शेयर्स वो लोग देते हैं वो एक्चुअल में मार्केट वैल्यू से कम के दामों में दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। यहाँ पर वो इंसेंटिव्स होते हैं जहाँ पर जो दीज इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड बाय द अंडरटेकिंग्स, इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं अंडरटेकिंग के द्वारा कि जो कंडीशन है उनकी सर्विसेज की वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके और उनकी बेटर हेल्थ एटमॉस्फेयर को जो है वर्कर्स के प्रमोट कर सके जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, ठीक है। और उनका जो है एक तरीके से उनको इनकरेज कर सके कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, ठीक है। ये जो है कुछ ये जो इंसेंटिव होते हैं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, ये फ्री होते हैं और सब्सिडाइज भी हो सकते हैं, या तो बिल्कुल फ्री दे देंगे, या उसमें कुछ जो मार्केट वैल्यू वहाँ पर चल रही होगी उससे बहुत कम दामों पे दे देंगे, ठीक है। जैसे कि आपका रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हो गई, मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, कैंटीन सब्सिडाइज मील्स हो गए, प्रोविडेंट फंड हो गया, पेंशन, ग्रेट्युटी, ईएसआई बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं बच्चों के लिए जो कि एम्प्लॉयज़ के बच्चे होते हैं उनके लिए, और हाउसिंग फैसिलिटीज़ वगैरह भी जो है ये एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करा देते हैं। सो यहाँ पर इस टॉपिक के साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।